नमस्कार। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की ऊंची विशाल नदियों से और फिर उनके बहाव के साथ साथ पहुंचेंगे दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल यानी सुंदरबन तक। ये सिर्फ पानी के बहने की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये कहानी है उस पूरे इकोसिस्टम की जो जीवन को आकार देता है, सभ्यताओं को पालता है और जो आज अपने ही अस्तित्व के लिए एक बड़ी जंग लड़ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इस पूरे विषय को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उपमहाद्वीप की नदियों की, फिर हम चलेंगे महान सुंदरबन इकोसिस्टम की ओर, उसके बाद वहां के जनजीवन, मिथक और अर्थव्यवस्था को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे उन गंभीर खतरों और पारिस्थितिक संकट की जो इस पूरे तंत्र पर मंडरा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, उपमहाद्वीप की नदियां। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर इन जल मार्गों की शुरुआत कहां से और कैसे होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूगोल किस तरह इन नदियों का रास्ता तय करता है। अगर आप पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को देखें, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती, तो ये खड़ी दरार घाटियां, जिन्हें हम रिफ्ट वैलीज कहते हैं, उनके मुश्किल और संकरे रास्तों को पार करते हुए अरब सागर में जा मिलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व की ओर बहने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां बिल्कुल अलग रास्ता चुनती हैं। ये नदियां पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर बहते हुए एक विशाल जीवन देने वाले डेल्टा का निर्माण करती हैं। बिल्कुल 2 अलग-अलग दुनिया है ना? अब जरा सोचिए, इतनी विशाल नदियों की शुरुआत आखिर होती कहां से है? अगर हम नर्मदा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। वहीं ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश में ही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मुल्ताई से अपना सफर शुरू करती है। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात ध्यान देने वाली है। अगर हम इन दोनों के बेसिन की तुलना महाराष्ट्र के नासिक से निकलने वाली विशाल गोदावरी नदी के बेसिन से करें, तो नर्मदा और ताप्ती के बेसिन काफी छोटे हैं। लेकिन इन नदियों को सिर्फ एक भौगोलिक संरचना समझना बहुत बड़ी भूल होगी। सच कहूं तो समुद्र में मिलने से बहुत पहले ही इन नदियों को एक पवित्र जीवन शक्ति और मां का दर्जा मिल जाता है। नर्मदा नदी का ही उदाहरण ले लीजिए। इसे साक्षात भगवान शिव की रचना माना जाता है। लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि श्रद्धालु नंगे पैर इस नदी की पूरी लंबाई की परिक्रमा करते हैं। और तो और नदी के तल में मौजूद हर एक पत्थर को वे एक पवित्र शिवलिंग मानते हैं। ये जुड़ाव वाकई अद्भुत है। चलिए अब अपने सफर के दूसरे हिस्से की ओर मुड़ते हैं, महान सुंदरबन पारिस्थितिकी तंत्र। ये वो जगह है जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां आकर आपस में मिलती हैं और अपने सबसे विशाल रूप को जन्म देती हैं। बंगाली में सुंदरबन का सीधा सा मतलब होता है सुंदर जंगल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका यह नाम सिर्फ इसकी सुंदरता की वजह से नहीं पड़ा है? दरअसल इस विशाल जंगल का नाम यहां बहुतायत में पाए जाने वाले एक खास सख्त लकड़ी वाले पेड़ से आया है, जिसे सुंदरी वृक्ष कहते हैं। वैज्ञानिक इसे हेरिटेरिया फोम्स के नाम से जानते हैं। यही वो पेड़ है जो इस पूरे इलाके की पहचान है। अब यहां जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरा तंत्र किसी एक देश की सरहदों में नहीं बंधा है। कुल 10,277 वर्ग किलोमीटर में फैला दुनिया का ये सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल 2 देशों के बीच बटा हुआ है। इसका 60% हिस्सा बांग्लादेश में आता है और बाकी का 40% हिस्सा भारत में है। जरा इस जगह की कल्पना कीजिए। ये सिर्फ पेड़ों का कोई आम जंगल नहीं है। ये एक ऐसी रहस्यमयी भूल भुलैया है जहां पेड़ों की जड़ें हवा में सांस लेती हैं और यहां जीवों की जो विविधता है ना, वो आपको हैरान कर देगी। इन दलदली जंगलों में लगभग 180 बंगाल टाइगर, 30,000 चित्तीदार हिरण और पक्षियों की 270 से ज्यादा प्रजातियां रहती हैं। पानी के अंदर भी जीवन कुछ कम नहीं है। 150 प्रकार की मछलियां और इरावदी व गंगा डॉल्फिन जैसी बेहद दुर्लभ प्रजातियां इस पूरे इकोसिस्टम को जीवंत बनाती हैं। और जब सुंदरबन की बात हो रही हो तो वहां के बंगाल टाइगर का जिक्र तो होना ही चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ये सबसे बड़े शिकारी जानवर यहां के माहौल में ऐसे ढल चुके हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। शिकार की तलाश में ये बाघ सच में मैंग्रोव द्वीपों के बीच गहरे पानी में मीलों तैरते हैं। जरा सोचिए, एक तैरता हुआ बाघ। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बाघों की इस अनोखी आबादी में से 106 बाघ बांग्लादेश वाले हिस्से में हैं और 74 भारत की तरफ हैं। अब हम अपने तीसरे पड़ाव पर आते हैं, जनजीवन, मिथक और अर्थव्यवस्था। आइए देखते हैं कि इस खतरनाक लेकिन खूबसूरत जगह ने इंसानों, उनकी कहानियों और उनके रोजगार को कैसे आकार दिया है।
आपको लग सकता है कि इतने दुर्गम इलाके में इंसान कैसे रहता होगा, लेकिन सच तो यह है कि इन जंगलों से इंसानों का रिश्ता सदियों पुराना है, सीधे मौर्य काल से। स्थानीय संस्कृति और यहाँ की कहानियां इस जंगल को एक मानवीय रूप देती हैं। यहाँ वन देवी बॉन बीबी को लेकर एक बहुत ही गहरी आस्था है। स्थानीय लोगों का पक्का विश्वास है कि बॉन बीबी ही वो शक्ति हैं जो बाघों से भरे इस खतरनाक जंगल में उनकी रक्षा करती हैं। और ये प्रक्रिया बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि प्रकृति कैसे सचमुच नई जमीन का निर्माण करती है। इसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। होता क्या है कि नदी जो मिट्टी बहाकर लाती है, उससे बने नए मैदानों पर सबसे पहले सुनेरेशिया नाम की वनस्पति उगती है। फिर जैसे जैसे मिट्टी और जमा होती है, एविसीनिया और नीपा पाम उगने लगते हैं। जमीन का स्तर और ऊपर उठता है तो एक्सकोकेरिया अपनी जड़ें जमाता है। और अंत में जो इलाके पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं, जहां कम बाढ़ आती है, वहां सुंदरी पेड़ों का एक घना जंगल खड़ा हो जाता है। प्रकृति का अपना एक मास्टर प्लान है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुंदरबन की भूमिका दो तरफा है। एक तरफ ये प्रकृति की बनाई एक विशाल ढाल है। ये कलकत्ता और खुलना जैसे बड़े शहरों में रहने वाले लाखों लोगों को विनाशकारी चक्रवातों से बचाता है। और दूसरी तरफ ये अर्थव्यवस्था की एक मजबूत रीढ़ भी है। जरा सोचिए, अकेले बांग्लादेश के कुल वन राजस्व का 41% हिस्सा सिर्फ इसी जंगल से आता है। ये जंगल सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं, बल्कि लाखों लोगों के अस्तित्व का आधार है। लेकिन हर कहानी का एक स्याह पहलू भी होता है। अब हम अपने आखिरी और सबसे गंभीर हिस्से पर आते हैं, खतरे और पारिस्थितिक संकट। उन चीजों को समझना जो इस पूरे मैंग्रोव डेल्टा और ऊपरी नदियों को आज नष्ट कर रही हैं। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकता, क्योंकि नदी हमेशा बहती रहती है, नया पानी आता रहता है। लेकिन आज का प्रदूषण इस प्राचीन ज्ञान को भी गलत साबित कर रहा है। आज जब हम दिल्ली में बहने वाली यमुना जैसी नदियों को देखते हैं तो लगता ही नहीं कि वो बह रही हैं, वो ठहरी हुई हैं। उनका पानी एकदम काला और जहरीला हो चुका है। विकास की क्या कीमत हम चुका रहे हैं, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये संकट कैसे एक के बाद एक बढ़ता चला जाता है। ये सिर्फ प्रदूषण तक सीमित नहीं है। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं ने इस नाजुक इकोसिस्टम को चारों तरफ से घेर लिया है। 2007 में चक्रवात सिद्र आया, जिसने सुंदरबन के 40% हिस्से को बुरी तरह तबाह कर दिया। फिर 2009 में आइला तूफान ने तबाही मचाई। और हद तो तब हो गई जब 2014 में साउदर्न स्टार 7 नाम का एक तेल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। करीब 3,58,000 लीटर तेल इस पानी में फैल गया। अब कल्पना कर सकते हैं कि वहां के जलीय जीवन पर इसका क्या असर हुआ होगा। 200 मीटर, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसका नतीजा ये है कि सुंदरबन की तटरेखा हर 1 साल में 200 मीटर पीछे खिसक रही है। जी हां, हर साल 200 मीटर। समुद्र बहुत ही खामोशी से लेकिन तेजी से इस जंगल को निगल रहा है। और इस तबाही में हम इंसान भी पीछे नहीं हैं। 17,179 इतने हेक्टेयर मैंग्रोव जंगल को पिछले 3 दशकों के दौरान सिर्फ इसलिए काट दिया गया ताकि कृषि और विकास के लिए जमीन मिल सके। ये सच में एक बहुत बड़ा और डराने वाला आंकड़ा है। जंगलों के कटने और लगातार हो रहे अवैध शिकार का नतीजा बेहद दर्दनाक रहा है। कभी इस जंगल की शान रहे कई राजसी जीव अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। जावन गैंडा, जंगली भैंसा, बारासिंगा, मगरमच्छ की एक खास प्रजाति और भारतीय गैंडा, ये सभी जीव अब इस क्षेत्र से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। अब ये यहाँ कभी नहीं दिखेंगे। ये सारे तथ्य हमारे सामने एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल खड़ा करते हैं। एक तरफ समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इंसानी विकास जंगलों को निगलता जा रहा है। तो क्या इस खींचतान के बीच दुनिया के इस सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल के नाजुक संतुलन को बचाया जा सकेगा, इससे पहले कि ये हमेशा के लिए गायब हो जाए? इसी सवाल के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने और इन अहम मुद्दों को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।